सोचिए, कुछ साल पहले तक भारत के संविधान में निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई चीज साफ तौर पर लिखी ही नहीं थी। आज हम उसी अधिकार की कहानी जानेंगे जो था तो हमेशा से, लेकिन दशकों तक कानूनी बहसों में कहीं खोया हुआ था। चलिए, आज इसी दिलचस्प कानूनी सफर को समझते हैं। हमारी निजी जानकारी, क्या वो सच में हमारी है? यह सवाल सिर्फ आज के डिजिटल युग का नहीं है। असल में यही वो सवाल था जिसने भारत की सबसे बड़ी अदालत में एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसने हमारे मौलिक अधिकारों के मायने ही हमेशा के लिए बदल दिए। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि यह सवाल उठा ही क्यों, फिर देखेंगे कि हमारा कानूनी अतीत इतना उलझा हुआ क्यों था। इसके बाद हम बदलाव की आहट को महसूस करेंगे, उस ऐतिहासिक फैसले तक पहुंचेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में देखेंगे कि आज हमारे अधिकारों के लिए इसका क्या मतलब है। इस पूरी कहानी की चिंगारी भड़की आधार कार्यक्रम से, जब सरकार ने करोड़ों लोगों का बायोमेट्रिक डेटा यानी फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन इकट्ठा करना शुरू किया, तो एक बड़ा सवाल उठा। क्या ये हमारी निजता पर, हमारी प्राइवेसी पर एक हमला है? इसी एक सवाल ने देश की सबसे बड़ी अदालत में एक संवैधानिक टकराव को जन्म दिया। अब यहां पर सरकार का जवाब, सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला था। सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि संविधान में नागरिकों के लिए निजता का कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं, और इस बड़े दावे का आधार थे सुप्रीम कोर्ट के ही 2 बहुत पुराने, दशकों पुराने फैसले। तो सवाल यह है कि सरकार इतने भरोसे से ये बात कैसे कह रही थी? इसका जवाब छिपा है हमारे न्यायिक इतिहास की उन गलियों में जहां निजता के अधिकार पर हमेशा से ही एक सवालिया निशान लगा हुआ था। ये बात है 1950s और 60s के दशक की, जब 3 बड़े मामलों ने हमारे मौलिक अधिकारों की दिशा तय की: गोपालन, MP शर्मा और खड़क सिंह। इन्हीं फैसलों ने वो नींव रखी जिसने निजता के अधिकार को दशकों तक हमारे संविधान की मुख्य धारा से बाहर रखा। उस दौर में गोपालन सिद्धांत का बोलबाला था। अब ये क्या था? आसान भाषा में कहें तो अदालतें मौलिक अधिकारों को अलग अलग डिब्बों की तरह देखती थीं। मतलब, जीवन का अधिकार एक डिब्बे में तो बोलने की आज़ादी दूसरे डिब्बे में, और ये माना जाता था कि ये डिब्बे एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। और इसी अलग अलग डिब्बों वाली सोच का नतीजा ये हुआ कि पहले 8 जजों की एक बेंच ने MP शर्मा केस में और फिर 6 जजों की एक बेंच ने खड़क सिंह केस में साफ साफ कह दिया कि संविधान निजता को मौलिक अधिकार नहीं मानता। ये एक बहुत ही निर्णायक नहीं थी। लेकिन जैसा कहते हैं, कानून की दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। धीरे धीरे संवैधानिक सोच में एक बदलाव की लहर उठी। अधिकारों को देखने का ये पुराना डिब्बों वाला नजरिया टूटने लगा, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। इस बदलाव की नींव पड़ी गोपालन सिद्धांत के टूटने से। मेनका गांधी जैसे बड़े मामलों ने ये सोच बदल दी, और फिर 1994 में ऑटो शंकर केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी असल में जीवन के अधिकार का ही एक जरूरी हिस्सा है। तो अब अधिकारों को अलग थलग डिब्बों की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे से गुंथे हुए एक जाल की तरह देखा जाने लगा। ये एक क्रांतिकारी सोच थी। इसका मतलब था कि सारे मौलिक अधिकार मिलकर इंसान की गरिमा और आज़ादी की रक्षा करते हैं, और इसी इंटरकनेक्टेड वेब वाली सोच ने निजता के अधिकार के लिए दरवाज़ा पूरी तरह से खोल दिया। तो अब सोचिए, आधार मामले में अदालत के सामने क्या स्थिति थी? एक तरफ पुराने फैसले जो कह रहे थे नहीं, और दूसरी तरफ नए फैसले जो हां की तरफ इशारा कर रहे थे। इस बड़ी कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए मामले को एक बहुत बड़ी बेंच के पास भेजा गया, और फिर इस दशकों पुराने विवाद पर अंतिम फैसला सुनाने के लिए 9 जजों की एक ऐतिहासिक संवैधानिक बेंच बैठी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जहां इतिहास रचा गया। जस्टिस KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इस फैसले की सबसे शक्तिशाली बात थी इसका नतीजा, 9 न्यायाधीश, और फैसला 9-0, मतलब सभी एकमत। ये अपने आप में एक बहुत जोरदार और साफ संदेश था। तो वो सवाल जो दशकों से गूंज रहा था, उसका आखिरी जवाब आ गया, और जवाब था एक जोरदार हां। निजता यानी प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। इस फैसले का सार जस्टिस चंद्रचूड़ के इन शब्दों में छिपा है। मतलब ये कि निजता जैसे अधिकार हमें सरकार से मिले तोहफे नहीं हैं, ये तो हमारे इंसान होने के नाते हमारे पास हैं। संविधान तो बस इन अधिकारों को पहचानता है और उनकी रक्षा करता है, वो इन्हें बनाता नहीं है।
तो ये फैसला सिर्फ एक कानूनी सवाल का जवाब नहीं था। इसने तो भारत में अधिकारों के एक नए युग का दरवाजा खोल दिया। चलिए देखते हैं कि इस एक फैसले ने असल दुनिया में क्या-क्या बदल डाला। सबसे पहले तो अदालत ने सरकार के लिए एक तरह का 3 स्टेप टेस्ट बना दिया। अब अगर सरकार को किसी की निजता में दखल देना है तो उसे 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। दूसरा, इसका मकसद जायज़ होना चाहिए। और तीसरा, दखल अंदाजी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन गया। और इस फैसले का असर सिर्फ प्राइवेसी तक ही नहीं रुका, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। इसने न केवल इमरजेंसी के दौर के एक कुख्यात एडीएम जबलपुर केस को पलटा, बल्कि इसी फैसले ने 2018 में समलैंगिकता और व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का रास्ता भी खोला। इसने व्यक्तिगत आज़ादी के दायरे को कहीं ज़्यादा बड़ा बना दिया। पुट्टास्वामी फैसले ने यकीनन एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती, लेकिन निजता का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई और बिग डेटा के जमाने में नई चुनौतियां रोज हमारे सामने आ रही हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस मेहनत से जीते गए अधिकार को हम भविष्य में कैसे बचाकर रखेंगे।